गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। नाउन में केस स्टार्ट कर रहा हूँ और ये केस बहुत ही यूनिक टॉपिक है। अक्सर यहाँ से भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि केस क्या होता है। देखिए, ये केस ग्रामर का केस है। केस का मतलब होता है, देखिए हम किसी भी सेंटेंस को यूज़ करते हैं ना, कोई भी सेंटेंस यूज़ करते, चाहे आप हिंदी यूज़ कर लो, इंग्लिश यूज़ कर लो, कोई भी लैंग्वेज में यूज़ कर लो, तो जनरली हम किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब यूज़ करते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लाइक मोहन जाता है, सीता आती है। तो जनरली हम जो वर्ब यूज़ करते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। उसी तरह हमारा इंग्लिश में क्या होता है, केस हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आई एम अ टीचर। देखिए ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है। तो देखिए इन दोनों में रिलेशनशिप है ना, तभी तो हमने आई के साथ एम यूज़ किया। ये अगर पास्ट में होता तो वाज होता, लेकिन यहाँ पे आई के साथ हम इज नहीं यूज़ कर सकते हैं, आर भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। हालांकि आई के साथ इज और आर का भी यूज होता है, कंडीशन सप्लाई, वो हम बताएंगे। तो फिलहाल ये समझिए कि जनरली किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब यूज़ करते हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे लिखा हुआ है, द टीचर टीचेस इंग्लिश नाउ। देखिए ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका सिंगुलर है। देखो टीचर भी जब हम किसी वर्ब में एस और यस लगाते हैं तो वो भी सिंगुलर हो जाता है। यानी अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर हो गया। अब ऐसा नहीं कि द टीचर लिख के और हम टीच करें, तो वो ग्रामेटिकली गलत होगा। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी सेंटेंस जब यूज़ करोगे ना, तो उस सेंटेंस में जनरली वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यानी आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब है कि देर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, और सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, इसी रिलेशनशिप को इंग्लिश में कहते हैं केस। यानी केस हो गया आपका कि रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड अ केस। यानी सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, इसी रिलेशनशिप को इंग्लिश में कहते हैं केस कहते हैं। जैसे आई एम ए टीचर, यहाँ आई के साथ एम यूज हुआ है। द टीचर है तो टीचर यूज़ किया, ओनली टीच नहीं होगा। हालांकि आई के साथ हम लोग इज और आर का भी यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे ये आई एक वर्ड है, देखिए यहाँ पे बता रहा है कि आई एक शिक्षक है, लेकिन जब आई खुद को बताएगा कि मैं क्या हूँ, तो देखिए आई ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या है। पहली बात तो एक प्रोनाउन है, आई अकॉर्डिंग टू ग्रामर जो है एक प्रोनाउन है। आई आपका नॉमिनेटिव केस है, आई आपका नॉमिनेटिव केस है। आई आपका फिफ्थ लेटर है, सॉरी नाइन्थ लेटर है। आई आपका नाइन्थ लेटर है और आई एक वॉवेल है। आई एक वॉवेल है और आई एक सिंगल लेटर का वर्ड भी है। देखिए इसमें और इसमें बहुत अंतर है। यहाँ आई किसी शिक्षक को बता रहा है, थर्ड पर्सन को, लेकिन आई खुद बता रहा है कि मैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर क्या हूँ। तो इस कंडीशन में यहाँ आई के साथ इज होगा। जैसे आई इज ए प्रोनाउन, आई इज ए नॉमिनेटिव केस, आई इज द नाइन्थ लेटर, ये हो जाएगा आई इज द नाइन्थ लेटर, आई इज ए वॉवेल,
आई इज़ ए वर्ड, यानी आई यहाँ खुद को बता रहा है कि मैं ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या हूँ। तो देखिए यहाँ भी एक रिलेशनशिप है, यहाँ भी एक रिलेशनशिप है। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी सेंटेंस में जो हम वर्ब यूज़ करते हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उस रिलेशनशिप को हम केस कहते हैं। हालांकि आई के साथ आर भी यूज़ करते हैं जब हम क्वेश्चन टैग पढ़ाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन टैग में एक सिस्टम होता है कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, और अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है, और सेंटेंस आपका पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है। तो सपोज मान लीजिए एक सिस्टम होता है कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि एम प्लस नॉट प्लस आई, दिस इक्वल टू इंग्लिश में होता है आर एंड आई, यानी एम प्लस नॉट प्लस आई इक्वल टू होता है आर एंड आई। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि आई एम ए टीचर। देखिए जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव में होता क्या है कि हेल्पिंग वर्ब को तो हम लेंगे ही लेंगे, उसमें नॉट लगाएंगे और प्लस प्रोनाउन आपका रिपीट हो जाएगा। तो देखिए एम प्लस नॉट प्लस आई इस फॉर्मेट में आ गया, यानी हम इसको आर एंड आई लिखेंगे। यानी आई एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ आपने देखा एम का भी प्रयोग हुआ, इज भी होता है, आर भी होता है, वाज तो आप जानते ही हैं। और हमने जो प्रेजेंट अनरियल कंडीशनल पढ़ाया था वहाँ भी बताया था इफ़ आई वर ए किंग आई कुड सॉल्व इट। तो वर्ड भी होता है, यानी आई एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ कंप्लीट वी वर्ब यूज़ करते हैं। इज भी होगा, आर भी होगा, एम भी होगा, वाज भी होगा और वर भी होगा। चलिए, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जनरली हम कोई भी सेंटेंस यूज़ करते हैं तो उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच एक रिलेशनशिप होता है, और इसी रिलेशनशिप को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं केस। अब अंग्रेजी में देखो, जैसे हिंदी में केस आपके 8 होते हैं, संस्कृत में 8 होते हैं, बट हमारे इंग्लिश में 4 केसेज होते हैं, बट पढ़ना आपको एक ही है। तो चलिए मैं डिस्कस करता हूँ कि केसेस के डिविजन्स। केस इज ऑफ 4 काइंड्स इन इंग्लिश ग्रामर। आपका जो केस होता है, केस इज ऑफ 4 काइंड्स। कौन कौन से केस होता है ये मैं आपको बता दूं पहले। देखिए पहला आपका नॉमिनेटिव केस होता है, पहला आपका नॉमिनेटिव केस होता है। इस नॉमिनेटिव को हम लोग सब्जेक्टिव केस के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग नॉमिनेटिव को सब्जेक्टिव भी कहते हैं, सेम चीज़ है। यानी नॉमिनेटिव केस एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। जैसे मान लो आई है, वी, यू, दे, ही, से, इट, या कोई भी नाम हो सकता है, जैसे राहुल हो गया, श्याम हो गया, कुछ भी हो सकता है। यानी नॉमिनेटिव केस इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। और जनरली किसी सेंटेंस से ना अगर आपको नॉमिनेटिव केस को फाइंड आउट करना है तो यू शुड पुट क्वेश्चन विथ हु और व्हाट। किसी भी सेंटेंस से अगर सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है तो उसके वर्ब के साथ हु और व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा। वैसे हमने लिख दिया है आई एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है, वी है, यू है, दे है, ही है, सी है, इट है, या कोई भी नाम हो सकता है। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। देखिए ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है कि ये एज एन ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, ये एज एन ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव आपका मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू ही होगा, दे का देम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट ही होगा। और देखिए नाम का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ राहुल था तो ऑब्जेक्टिव केस में राहुल ही होगा, इससे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और किसी सेंटेंस से अगर ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है तो आपको होम या व्हाट से क्वेश्चन कीजिएगा। जब होम और व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। जब होम से क्वेश्चन करते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, और जब व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है।
तो जनरली ये समझ लीजिए कि अगर किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है तो आप हुम या व्हाट से क्वेश्चन कीजिएगा, आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। देखिए तीसरा है वोकेटिव केस। इसमें क्या होता है, जैसे हम किसी को एड्रेस करते हैं, जनरली देखिए जब कोई प्रोग्राम होता है तो अक्सर लोग कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन प्रोग्राम इज गोइंग टू बी स्टार्टेड सून। तो देखिए यहाँ पे हमने किसी को एड्रेस किया, तो वोकेटिव केस में क्या होता है कि हम किसी को संबोधित करते हैं, जैसे मोहन कम हियर, तो इट इज यूज्ड टू एड्रेस समवन, इट इज यूज्ड टू एड्रेस समवन, यानी किसी को संबोधित करने के लिए यूज करते हैं। फोर्थ है पॉजेसिव केस, POSSESSIVE, पॉजेसिव केस। देखिए पॉजेसिव जो है केस क्या होता है, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव हमने मी लिखा तो पॉजेसिव में आपका माई हो जाता है, वी का ऑब्जेक्टिव अस था, पॉजेसिव आपका आवर हो जाएगा, यू का पॉजेसिव योर हो जाएगा, दे का पॉजेसिव देम हो जाएगा, ही का पॉजेसिव हिम हो जाएगा, सी का पॉजेसिव हर हो जाएगा, इट का इट्स हो जाएगा। और देखिए नाम का क्या करेंगे अब, देखिए नॉमिनेटिव में नाम एज इट इज वैसे रहा, ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे रहा, यानी कि प्रॉब्लम आपको पॉजेसिव में आएगी। तो स्पेशली मैं आपको यही पढ़ाने जा रहा हूँ कि किसी नाम के साथ पॉजेसिव केस कैसे यूज़ करेंगे। बाकी तो हम देखते ही हैं, जैसे आई गो टू माई हाउस, यू गो टू योर हाउस, तो नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव जो केस है वो तो क्लियर ही है। प्रॉब्लम वहाँ आती है कि मान लीजिए अगर कोई नाउन आ जाए तो उस नाउन के साथ आप पॉजेसिव केस का यूज़ कैसे करेंगे। तो देखिए आपके एग्ज़ाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि अब हम लोग बच्चे तो है नहीं कि आपसे पूछा जाए आई गो टू कॉलेज, बताइए कौन सा केस है। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, और यहाँ से भी यहाँ तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। मेन क्वेश्चन आपका यही है कि आप नाम के साथ पॉजेसिव केस का यूज़ कैसे करेंगे। यानी हमारा टॉपिक हो गया हाउ टू यूज़ पॉजेसिव केस, यानी पॉजेसिव केस का यूज़ आप कैसे करेंगे। यानी मेन हमारा जो टॉपिक हो जाएगा कि हाउ टू यूज़ पॉजेसिव केस। देखिए ये जो नेम है ना, इसके साथ 3 सिंबल यूज़ किए जाते हैं। एक तो आपका ऑफ हो गया, एक एपोस्ट्रोफी एस हो गया, एक ओनली एपोस्ट्रोफी। यानी इस नेम के साथ 3 सिंबल यूज़ किए जाते हैं। एक तो ऑफ हो गया, एक एपोस्ट्रोफी एस हो गया, एक ओनली एपोस्ट्रोफी। और इन तीनों सिंबल का मतलब हिंदी के अंदर होता है का, के और की, का, के, की और ये रिलेशन को बताता है। और याद रखिएगा कभी भी इस सिंबल को यूज़ करना है तो कम से कम वी रिक्वायर एटलीस्ट 2 नाउन्स। अगर 2 से ज़्यादा नाउन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 नाउन चाहिए। यानी सिंगल नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं होगा। अगर आप इस सिंबल का यूज़ करना चाहते हैं तो कम से कम 2 नाउन की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमारा मेन मैटर यही होगा कि हाउ टू यूज़ पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस का एक्यूरेट यूज कहाँ करें, कैसे करेंगे, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं हाउ टू यूज़ पॉजेसिव केस। तो हाउ टू यूज़ पॉजेसिव केस, यानी पॉजेसिव केस का यूज़ आप कैसे करेंगे। देखिए इसके बहुत सारे रूल्स हैं, मैं एक करके आपको बता देता हूँ, और ये रूल्स आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसमें 3 सिंबल है, एक तो ऑफ हमने बताया भी, एक एपोस्ट्रोफी एस, एक ओनली एपोस्ट्रोफी। ये 3 सिंबल है, और अभी हमने ये भी बताया था कि इन तीनों सिंबल का मतलब का, की और के होता है। I mean ये रिलेशन को बताते हैं।
तो चलिए सबसे पहले हम ऑफ की बात कर लेते हैं। देखिए ऑफ जो वर्ड है ना, एक चीज़ तो हमने पहले ही बता चुका हूँ कि ये सिंबल आपको तभी यूज़ करना है जब एटलीस्ट 2 नाउन्स हो, यानी अगर 2 नाउन्स नहीं होंगे तब तक इन सिंबल का यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो मान लीजिए कि इफ़ देयर आर 2 नाउन्स एंड बोथ आर नॉन लिविंग, मान लीजिए अगर 2 नाउन हैं और दोनों नाउन कैसे हैं, नॉन लिविंग हो, तो हम सिंबल यूज करेंगे ऑफ। यानी इफ देयर आर 2 नाउन्स, इफ देयर आर 2 nouns and both are non-living, we use of। देखिए कह रहा है कि अगर 2 नाउन होगा और दोनों कैसे होंगे, नॉन लिविंग होगा, तो हम क्या यूज करेंगे, ऑफ यूज करेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल एक समझ लीजिए, आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए चेयर होता है ना, चेयर आपका कंप्लीट है और चेयर के जो लेग्स हैं वो उसका पार्ट है। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे जब एग्ज़ाम होते थे, 100 मार्क्स का एक पेपर होता था, तो जनरली हमारा 90 या 95 जो भी आता था, तो टीचर क्या लिखता था, 95 ऊपर और 100 नीचे। इसका मतलब है कि 100 में आपको 95 मिला है। यानी टीचर सबसे पहले पार्ट लिखता था, उसके बाद क्या लिखता था, कंप्लीट। तो आपको भी यहाँ यही सिस्टम फॉलो करना है। जब भी अगर कोई 2 चीज़ें होगी और दोनों नॉन लिविंग होगा ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि सबसे पहले पार्ट लिखेंगे, उसके बाद आप ऑफ यूज़ करेंगे, उसके बाद कंप्लीट। जैसे मान लीजिए चेयर है वो कंप्लीट है, उसके जो पैर हैं वो क्या है, पार्ट है। तो हमें कहना होगा कि चेयर के लेग्स, तो पहले आएगा क्या, पार्ट आएगा, यानी लेग्स ऑफ चेयर। जैसे मान लीजिए ये बटन है और ये शर्ट है, तो शर्ट क्या है, कंप्लीट है, और बटन उसका पार्ट है, तो हम ये बोलेंगे द बटन ऑफ द शर्ट। यानी सबसे पहले हम पार्ट लिखेंगे, उसके बाद ऑफ लिखेंगे, उसके बाद कंप्लीट लिखेंगे। जैसे द लेग्स ऑफ द चेयर, द लेग्स ऑफ द चेयर। देखिए सबसे पहले हमने उसका पार्ट लिखा, उसके बाद ऑफ लिखा, उसके बाद चेयर लिखा। इसी क्वेश्चन को जब पेपर में देता है तो लिखता है चेयर्स लेग्स। मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा प्रीवियस ईयर पूछे हुए, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं। जैसे शर्ट का बटन, तो देखिए बटन क्या है, पार्ट है, शर्ट कंप्लीट है, तो हम ये लिखेंगे द बटन ऑफ द शर्ट। द बटन ऑफ द शर्ट। जैसे घर की छत, देखिए छत क्या है, वो उसका पार्ट है, और घर क्या है, कंप्लीट है, तो क्या लिखेंगे, द रूफ ऑफ द हाउस। यानी पहले आपका पार्ट होगा, उसके बाद आएगा कंप्लीट, यानी द रूफ ऑफ द हाउस। जैसे देखो घर में फैन होता है ना, तो फैन क्या है, कंप्लीट है, लेकिन उसके जो ब्लेड्स होते हैं, तो ब्लेड्स क्या है, फैन का पार्ट है, तो क्या बोलेंगे, द ब्लेड्स ऑफ द फैन। द ब्लेड्स ऑफ द फैन। अब जैसे मान लीजिए मुझे कहना हो कि गांव का रास्ता, तो देखो गांव क्या हो गया, कंप्लीट, रास्ता क्या है, उसका पार्ट है, तो क्या बोलेंगे, द रोड्स ऑफ द विलेज। क्या बोलेंगे, द रोड्स ऑफ द विलेज। ठीक है, इस तरह बहुत सारे वर्ड हैं। ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब भी आपको ऑफ यूज़ करना होगा तो कंडीशन होगा कि देयर मस्ट बी 2 नाउन्स एंड बोथ शुड बी नॉन लिविंग। जब भी ऐसा हो
तो सबसे पहले आप पार्ट लिखेंगे, उसके बाद ऑफ लिखेंगे, उसके बाद कंप्लीट लिखेंगे। अब देखिए इसी चीज़ को एग्ज़ाम में देता है तो कैसे देता है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। फेंस ब्लेड हैज़ ब्रोकन, नो एरर। अब देखिए ये भी आपका नॉन लिविंग है, ये भी आपका नॉन लिविंग है। अब ये आपका पार्ट है और ये आपका कंप्लीट है। तो जब इसका करेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, द ब्लेड ऑफ द फैन हो जाएगा। जब हम करेक्शन करें तो क्या हो जाएगा, द ब्लेड ऑफ द फैन हो जाएगा। और चूंकि ब्लेड सिंगुलर है तो हैज ले लिया, यानी करेक्शन यही होगा। देखिए यहाँ पे विलेज भी आपका नॉन लिविंग, रोड भी आपका नॉन लिविंग, ये आपका पार्ट और ये आपका कंप्लीट। तो बनाएंगे तो क्या होगा, द रोड्स ऑफ द विलेज, यानी जब करेक्शन करें तो हो जाएगा द रोड्स ऑफ द विलेज। देखिए रोड्स प्लूरल है तो ये आर ले लेगा, क्योंकि जब नाउन ऑफ नाउन होता है ना, ऐसा जब भी स्ट्रक्चर होता है तो हम वर्ब पहले के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो रोड्स है तो यहाँ आर ले लेगा, यानी करेक्शन आपका यहाँ हो जाएगा द रोड्स ऑफ द विलेज। अगला है द हाउस रूफ हैज़ फॉलन इन, यानी घर की छत गिर चुकी है। तो देखिए रूफ आपका ये भी नॉन लिविंग है, ये भी आपका नॉन लिविंग है, ये आपका पार्ट हो गया और ये आपका कंप्लीट हो गया। तो जब आप इसका करेक्शन करें तो क्या हो जाएगा, द रूफ ऑफ द हाउस, इसका हो जाएगा द रूफ ऑफ द हाउस। देखिए टेबल भी आपका नॉन लिविंग, लेग्स भी आपका नॉन लिविंग। लेग्स आपका पार्ट है, टेबल आपका कंप्लीट है, यानी जब इसका करेक्शन करें तो क्या हो जाएगा, द लेग्स ऑफ द टेबल। देखिए लेग्स प्लूरल है तो यहाँ पे हैव ले लिया। तो चलिए अब देखते हैं पॉजिटिव केस का सेकंड रूल। चलिए पॉजिटिव केस का सेकंड रूल मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर इफ़ देयर आर टू नाउन्स बोथ आर लिविंग और वन नाउन इज लिविंग, या तो दोनों लिविंग होगा या फिर एक नाउन लिविंग होगा। तो जो नाउन लिविंग होगा उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करेंगे। यानी ये सेकेंड रूल है, इफ़ देयर आर टू नाउन्स, दो नाउन्स होगा, एंड बोथ आर लिविंग, और वन नाउन इज लिविंग, तो हम यूज़ क्या करेंगे, वी यूज़ एपोस्ट्रोफी एस। कहता है कि अगर दो नाउन होगा, या तो दोनों लिविंग होगा या फिर एक लिविंग होगा, तो जो लिविंग होगा उसके साथ हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करेंगे। जैसे रोहन के फादर, तो देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे करेंगे, रोहन्स फादर। देखिए ये भी लिविंग है और ये भी लिविंग है। कई बार ऐसा होगा कि एक ही लिविंग होगा दूसरा नॉन लिविंग होगा। जैसे श्याम्स डायरी, श्याम्स डायरी। तो अगर दो नाउन होगा या तो फिर दोनों लिविंग होंगे या फिर एक लिविंग होगा, जो लिविंग होगा उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करेंगे। जैसे मोहन्स गार्डन, इसका मतलब है कि मोहन का गार्डन। मोहन्स गार्डन मतलब मोहन का गार्डन। अगर हम केवल मोहन गार्डन बोलते हैं तो इट्स ए प्लेस, लेकिन यहाँ ये बता रहा है कि मोहन का गार्डन। सोहन्स फ्रेंड, यानी सोहन का दोस्त। तो हमने सेकेंड रूल में ये देखा कि इफ़ देयर आर टू नाउन्स, दो नाउन होगा, या तो दोनों लिविंग होगा या फिर एक लिविंग होगा, जो लिविंग होगा उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल।
चलिए हम देखते हैं नाउन केस का थर्ड रूल, तीसरा रूल। देखिए तीसरा रूल बहुत इंटरेस्टिंग है और यहाँ से भी खूब क्वेश्चन पूछा गया है। सपोज मान लो हमने ऑफ का यूज बताया, एपोस्ट्रॉफी एस बताया, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ओनली एपोस्ट्रॉफी आप कहाँ यूज़ करेंगे। सपोज कोई भी नाउन हो, अगर उसके अंत में एस हो, इफ़ द नाउन इज प्लुरल एंड एंड्स विथ एस, अगर उसके अंत में एस हो तो हम ओनली एपोस्ट्रॉफी करेंगे। एंड इफ़ द नाउन इज प्लुरल एंड इट डज नॉट एंड इन एस, मान लो सपोज अगर कोई नाउन है, प्लुरल है, लेकिन उसके अंत में एस नहीं है, तो फिर वहाँ पे हो जाता है हमारा एपोस्ट्रॉफी एस। जैसे यहाँ देखो दो कंडीशन है, दोनों से क्वेश्चन खुद एग्जाम में आते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि इफ़ द नाउन इज प्लुरल, इफ़ द नाउन इज प्लुरल एंड एंड्स इन एस, देखिए कह रहा है कि नाउन आपका प्लुरल होगा और उसके अंत में क्या होगा, एस होगा। वी यूज ओनली एपोस्ट्रॉफी, ये सिंबल यूज करेंगे। इसी में एक कंडीशन है कि इफ़ द नाउन इज प्लुरल एंड डज नॉट एंड इन एस, यानी इफ़ द नाउन इज प्लुरल एंड डज नॉट एंड इन एस, यानी अगर आपका नाउन प्लुरल है और उसके अंत में एस नहीं है, वी यूज एपोस्ट्रॉफी एस। देखिए दो कंडीशन है कि अगर आपका नाउन प्लुरल है और उसके अंत में अगर एस लगा हुआ है तो फिर हम करेंगे ओनली एपोस्ट्रॉफी। लेकिन अगर नाउन आपका प्लुरल है और उसके अंत में एस नहीं है, इन दैट कंडीशन हम यूज करेंगे एपोस्ट्रॉफी एस। तो चलिए पहले हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हॉस्टल जो होता है एक बच्चे का नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर बॉय एंड गर्ल का नहीं होता है, या तो वो गर्ल्स हॉस्टल होगा या फिर बॉयज हॉस्टल होगा। जैसे मान लीजिए गर्ल्स हॉस्टल, तो देखिए हमने यही बोला था कि नाउन इज प्लुरल एंड एंड्स इन एस, यानी अगर नाउन प्लुरल है उसके अंत में एस है तो ओनली एपोस्ट्रॉफी करेंगे। लेकिन यही अगर प्लुरल होता और अगर एस नहीं होता तो फिर हम एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करेंगे। उसका भी एग्जांपल देंगे। अब देखिए इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये ग्रामेटिकली आपका गलत होगा। हालांकि पेपर में ऐसे ही देता है। देखिए दिल्ली में भी गर्ल्स स्कूल एंड बॉयज स्कूल है। जैसे अफसर मेस, अफसर्स मेस, अब देखिए एक अफसर का मेस नहीं होता है, सारे वहाँ जाते हैं ऑफिसर्स मेस। कुछ राइटर जैसे जॉन किट्स पोइट्री, इसका मतलब है कि जॉन किट्स की कविता, हालांकि ये नाम है लेकिन लास्ट में एस है ना, तो ओनली एपोस्ट्रॉफी करेंगे। जैसे डिकेंस नॉवेल, देखिए लास्ट में एस है तो हम ओनली एपोस्ट्रॉफी करेंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड है। जैसे वर्कर्स डिमांड, देखिए एक वर्कर का डिमांड नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। वर्कर्स डिमांड, अब हम इसको ऐसा नहीं लिखेंगे कि वर्कर्स लिख के फिर एपोस्ट्रॉफी एस करके लिखेंगे, वो गलत होगा। हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे वर्कर्स डिमांड, ये गलत है। तो बहुत सारे वर्ड मिलेंगे आपको। तो बस ये रखिएगा कि अगर आपका नाउन प्लुरल हो, उसके अंत में एस हो, तो हम ओनली एपोस्ट्रॉफी यूज करेंगे। यानी हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये आपका गलत है। उसी तरह इसमें किड्स के बाद एपोस्ट्रॉफी एस नहीं यूज कर सकते हैं। ये गलत है।
और यहाँ पे डिकेंस के बाद एपोस्ट्रोफी एस नहीं करेंगे। तो अगर नाउन आपका प्लूरल होगा, लास्ट में एस होगा, तो एपोस्ट्रोफी एस करेंगे, ओनली एपोस्ट्रोफी करेंगे। अगर नाउन प्लूरल होगा और लास्ट में एस नहीं होगा, उस कंडीशन में क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए चिल्ड्रेन पार्क, चिल्ड्रेन्स पार्क, देखिए आपका नाउन प्लूरल है और लास्ट में एस नहीं है। जैसे वुमेन्स कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, प्लूरल है, लास्ट में एस नहीं है, तो एपोस्ट्रोफी एस हो गया। जैसे मेंस क्लॉथ, कल हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि क्लॉथ जो वर्ड है यूज्ड फॉर मैन एंड वुमेन एंड ड्रेस इज यूज्ड फॉर गर्ल्स। मेंस क्लॉथ, यानी नाउन अगर आपका प्लूरल होगा और लास्ट में एस नहीं होगा तो एपोस्ट्रोफी एस करेंगे। अगर नाउन आपका प्लूरल है और लास्ट में एस नहीं है तो ओनली एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। अब इन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि द जॉब ऑफ माई फ्रेंड एक्चुअली इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए ये आपका लिविंग है, ये आपका नॉन लिविंग है। तो अभी हमने बताया था कि अगर दो नाउन होगा, या तो दोनों लिविंग होगा या एक लिविंग होगा, तो जो लिविंग होगा उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे। तो जब इसका करेक्शन करें तो क्या होगा, माई फ्रेंड्स जॉब हो जाएगा, ये आपका करेक्शन हो जाएगा। अगला है कि वी शुड फुलफिल द डिमांड ऑफ आवर वर्कर्स। देखिए वर्कर्स है, यहाँ पे दिया हुआ है, प्लूरल है, लास्ट में आपका एस भी दिया हुआ है, तो डिमांड ऑफ आवर वर्कर्स नहीं होगा, क्या बनाएंगे इसको, वी शुड फुलफिल। अब देखिए आवर आएगा साथ में, आवर वर्कर्स डिमांड हो जाएगा, यानी आपका करेक्शन हो जाएगा कि वी शुड फुलफिल आवर वर्कर्स डिमांड। देखिए लास्ट में से तो ओनली एपोस्ट्रोफी करेंगे। अगला क्वेश्चन है पूछा हुआ कि ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग किड्स पोइट्री। देखिए यहाँ पे किड्स में एस लगा हुआ है, तो हमने यही बोला था कि अगर लास्ट में एस होगा तो ओनली एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा, यानी इसका अननेसेसरी यूज किया गया है। जब आप इसको हटाएंगे ना तब ये करेक्ट हो जाएगा। द क्लर्क वॉज नॉट इंटीमेटेड बाय हिज बॉस बुलिंग। देखिए यहाँ पे बॉस लास्ट में एस है, तो जब लास्ट में एस है ना तो ये एपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा, यही गलत है, यानी आप इसको जब करेक्शन करें तो क्या हो जाएगा, ओनली एपोस्ट्रोफी हो जाएगा और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे था आपका किड्स, ओनली एपोस्ट्रोफी। एक लास्ट क्वेश्चन है, रैना रेड सीने, देखिए वुमेन कॉलेज दिया हुआ है, यहाँ पे एमएएन लिखा हुआ है, सिंगुलर करके एपोस्ट्रोफी एस कर दिया है, ये प्लूरल के साथ एपोस्ट्रोफी है, और लास्ट में कह रहा है कि ऑल ऑफ थ्री, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। देखिए हमने अभी एक वर्ड बताया था कि अगर नाउन प्लूरल होगा और लास्ट में एस नहीं होगा तो जनरली हम प्लूरल एपोस्ट्रोफी एस लगा के बनाते हैं, जिसमें वुमेन्स कॉलेज था, मेंस क्लॉथ था, चिल्ड्रेंस पार्क था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, वुमेन्स कॉलेज हो जाएगा। तो आज हमने नाउन केस में 3 रूल्स बताएं और तीनों से क्वेश्चन आते हैं। अगली क्लास में अगला रूल्स और टेक्निक्स आपको बताए जाएंगे। तब तक वीडियो को आप देखते रहिए। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब पैरागॉन इंग्लिश कंसेप्ट। थैंक यू।